ये एक हानिकारक केमिकल है। इस दवाई रैनिटिडिन से डिग्रेडेशन के बाद निकलता है और उससे कैंसर, लॉन्ग टर्म में कैंसर का खतरा है। मैं केमिस्ट के पास गया और मैंने बोला भाई रैनिटिडिन है, तो उसने हमको रैनिटिडिन दे दिया। ये रैनिटिडिन दे दिया और हमने बोला ये दवाई तो बैन है। बोलता नहीं सर, मिल जाता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर जब इतना बड़ा कांड हो गया है, 2.2 बिलियन डॉलर का कंपनसेशन दिया है कंपनी ने, पूरे यूरोप में और अमेरिका में उसको विड्रॉ कर लिया गया है, बैन कर दिया गया है, तो हमारे देश में इतना फ्रीली ये दवाई क्या मिल रहा है। मतलब ये तो कोई एक प्रकार का कोई किसी को चिंता ही नहीं है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूएचओ के तरफ से हेल्थ मैसेज लाया हूँ QY प्लेटफॉर्म में, जो हमारे मीडिया पार्टनर है। तो आज का विषय है, बहुत ही जरूरी विषय है। हम दवाइयाँ एक तो बहुत ले रहे हैं आजकल, काफ़ी ड्रग्स आ रहे हैं मार्केट में, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो ड्रग का क्वालिटी है, उसका सेफ्टी है, वो बहुत ज़रूरी बन जाता है। और हम अभी इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, पर दुख की बात है कि अभी हाल ही में कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो गए हैं या गैर जिम्मेदारी की वजह से क्वालिटी में चेक नहीं हुए हैं। हमारे कफ सिरप हमारे देश से गए थे गाम्बिया में, कई बच्चे का देहांत हो गया क्योंकि उसमें मिलावट था डाईइथाइल ग्लाइकोल का। उसके बाद कुछ महीने बाद उज़्बेकिस्तान में ऐसा हो गया, कई बच्चे फिर मारे गए, कफ सिरप में कंटेमिनेशन पाया गया डाईइथाइल ग्लाइकोल। ये तो एक होता है कि इकट्ठे कई बच्चे का देहांत हो गया, तो ये हमारे को आ गया है, हमको पता चल गया है, प्रकाश हो गया कि हमारे ड्रग का क्वालिटी नहीं है। दूसरे क्या होते हैं कि कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि उसमें कुछ केमिकल होते हैं जो कि कैंसर करने के उसमें संभावना रहता है। तो ऐसा एक दवाई, शायद आप लोग जो भी सुन रहे हैं सबको शायद वो दवाई लिया भी होगा, या आपके पास शायद आपके हाथ में आज भी प्रिस्क्रिप्शन होगा। ये दवाई इतना प्रचलित हो गया था, जो कि एसिड, पेट में जलन या यहाँ पे जलन होता है, तो उसके लिए डॉक्टर लोग देते थे। और इसके अलावा कोई भी दवाई देते थे, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देते थे, उसके साथ भी ये दवाई दे देते थे, क्योंकि कोई भी दवाई का वो सोचते थे कि पेट में थोड़ा इरिटेशन होगा, तो बिगर बेमतलब भी ये दवाई दे देते थे। तो ये रैनिटिडिन है। और अभी हाल ही में नहीं है, काफ़ी दिन हो गया, 4 साल पहले ये अमेरिका में बैन हो गया, यूरोप में बैन हो गया, क्योंकि इस दवाई में पता चला कि इस दवाई रैनिटिडिन है, ये दवाई का नाम रैनिटिडिन है। ये दवाई को एक केमिकल डिग्रेडेशन होता है, ये टैबलेट्स, और उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम NDMA है, नाइट्रो कुछ लंबा नाम है, पर जो भी है ये एक हानिकारक केमिकल है। इस दवाई रैनिटिडिन से डिग्रेडेशन के बाद निकलता है और उससे कैंसर, लॉन्ग टर्म में कैंसर का खतरा है। इसीलिए ये दवाई अमेरिका में और यूरोप में सब कंट्री में बैन हो गया। और इसका जो मैन्युफैक्चरर है GSK केमिकल्स है, उन्होंने ये दवाई को विड्रॉल कर लिया और इंडिया से भी विड्रॉ कर लिया। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को भी बताया कि हम ये दवाई को विड्रॉ कर रहे हैं, और 2.2 बिलियन डॉलर का उन्होंने सेटलमेंट किया। कई लोगों ने उनके अगेंस्ट केस कर दिया क्योंकि ये दवाई से हमको इतना नुकसान होगा। और ये दवाई, जैसे मैंने कहा, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, रैनिटिडिन है, ये दवाई बैन हो गया है। और अभी कुछ ही 28 नवंबर को न्यूज़ हिंदू में, 28 नवंबर को हिंदू में रिपोर्ट आया। ये 2 लेखक है जिन्होंने कि बहुत डिटेल्ड अध्ययन किया है, दिनेश ठाकुर और प्रशांत रेड्डी। उन्होंने डिमांड किया है बैन दिस कार्सिनोजेनिक हार्ट बर्न ड्रग। ये रैनिटिडिन के बारे में उन्होंने लिखा है। उसी के ऊपर मैं उसके हाइलाइट्स बताऊंगा कि उन्होंने क्या जिक्र किया है। तो ये जो दवाई है, ये जैसे मैंने बताया कि बहुत कॉमनली यूज होता है और ये काफ़ी प्रिस्क्राइब होता है। और हमने जब ये पढ़ा, 2 दिन पहले हमने जब पढ़ा, तो हमने सोचा कि ये कह रहे हैं कि ये दवाई अभी भी इंडिया में चल रहा है, शायद जाके खुद देखना चाहिए। तो मैं खुद गया, कल भी गया, आज भी गया। मैं केमिस्ट के पास गया और मैंने बोला भाई रैनिटिडिन है, तो उसने हमको रैनिटिडिन दे दिया। ये
रैनिटिडिन दे दिया और हमने बोला ये दवाई तो बैन है, बोलता नहीं सर मिल जाता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं ले आया, फिर मैं सोचा सर ये केमिस्ट रखता होगा, और मैं पूना से बोल रहा हूँ, पूना में गया था जो कि अच्छा शहर है। तो आज मैं दूसरे केमिस्ट के पास गया, उसने भी मेरे को दे दिया। फिर उससे मैंने बातचीत किया केमिस्ट से कि भाई ये आपको मालूम है ये ड्रग अमेरिका में बैन हो गया, यूरोप में बैन हो गया, इससे हानिकारक है। तो उसने बोला सर आप काय को टेंशन लेते हैं, काफी लोग ले जाते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। अभी देखिए ये केमिस्ट है जिसको कि क्वालिफाइड केमिस्ट है, फार्मासिस्ट का डिग्री होना चाहिए, ये अगर ऐसे बोलता है और मेरे ऊपर हंस रहा था कि आप इससे क्यों घबरा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, काफी लोग ले जाते हैं। तो मतलब केमिस्ट को जानकारी भी नहीं है, या जानकारी है कि भी उसको सीरियसली ले नहीं रहे हैं। और अगर हमको ऐसे आसानी से मिल रहा है, एक केमिस्ट से मिल रहा है, दूसरे केमिस्ट से मिल रहा है, मतलब इसका मतलब डॉक्टर भी उसको प्रिस्क्राइब अभी भी किए जा रहे हैं। 4 साल हो गया, बैन हो गया, कैंसर के लिए बैन हो गया, और उसको अभी भी प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं, बोल के ही ये दवाई अवेलेबल है। हालांकि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है जीएस की, उसने ड्रग विड्रॉ कर लिया, पर आपको मालूम है कि हमारे देश में कई जेनरिक दवाइयाँ चलती है, कई उसका लाइसेंस ये हो जाता है, पेटेंट खत्म हो जाता है, तो कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है और सस्ते में मिलता है। तो ये दवाइयाँ इतना चल रहा है, आप सोचो इसका अभी कौन जिम्मेदार है। हम यही, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने पेपर में पढ़ा, मेरे तो ऐसा हो नहीं सकता है। जब अमेरिका को हम ब्लाइंडली कॉपी करते हैं, यूरोप को हम ब्लाइंडली कॉपी करते हैं, उन लोग कुछ करते हैं वहाँ पे, हम वहाँ पे भी वही चालू कर देते हैं। पर जब उन्होंने ये दवाई 4 साल पहले बैन कर दिया है और हम आंख बंद करके हमको जनहित के बारे में कुछ ख्याल नहीं है क्या। और ऐसा नहीं है कि ये दवाई का कोई दूसरा दवाई नहीं है इसकी जगह, बहुत दवाइयाँ इसकी जगह। ये रैनिटिडिन की जगह दूसरी दवाइयाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओमेप्रोजोल है, सिमेटिडिन है, पर ये दवाई अभी भी मार्केट में चल रहा है। मतलब इससे पता चलता है कि हमारा जो मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी है, हमारा जो ड्रग मॉनिटरिंग है, सेफ्टी है, हमारे पास ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सीडीएस को है, उसके बाद स्टेट एफडीए है, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर्स है। इनका काम है देखना कि जो दवाई जो हानि पहुंचा सकता है लोगों को, वो दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन और सेल नहीं होना चाहिए। और इसका फिर हमने और भी थोड़ा सर्च किया, तो 2020 के बाद 2021-2022 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लेटर्स गए थे, एसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से ये दवाई निकाल लिया एसेंशियल लिस्ट से। पर हमको ताजुब ये हो रहा है कि हमको ये दवाई मिल कैसे रहा है, और एकदम आसानी से मिल रहा है। और इसका ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये जाके ये इनके पास, अगर जब इतना बड़ा कांड हो गया है, 2.2 बिलियन डॉलर का कंपेंसेशन दिया है कंपनी ने, पूरे यूरोप में और अमेरिका में उसको विड्रॉ कर लिया गया है, बैन कर दिया गया है, तो हमारे देश में इतना फ्रीली ये दवाई क्या मिल रहा है। मतलब ये तो कोई एक प्रकार का, कोई किसी को चिंता ही नहीं है जनहित का। इसका मतलब जितने डॉक्टर हैं उनको भी शायद मालूम नहीं है। अगर आप अपने डॉक्टर से भी पूछ के देखें, मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने कलीग से पूछूंगा कि भाई रैनिटिडिन के बारे में मालूम है, तो इनको ये सेफ्टी ये दिया नहीं जाता है क्या, सेफ्टी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है कि ये ड्रग बैन हो गया है, आप प्रिस्क्राइब ना करें। मतलब खाली एक के भरोसे रहेंगे तो ड्रग इंस्पेक्टर्स तो कर नहीं रहे इसका मतलब अपना काम। या हमारे जो अथॉरिटीज है, सेंट्रल अथॉरिटीज है, एक तो काफी ब्यूरोक्रेसी है, हमारा सेंटर का अलग है, स्टेट का अलग है, आपस में चिट्ठियां जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, फाइल कर दिया जाता है। ग्राउंड में क्या हो रहा है मैं वही बता रहा था। आज मैं ग्राउंड में गया, 2 ट्रिप मैंने खर्चा किया पैसा, इसके किसका कौन जिम्मेदार है। फिर हमने उसका भी थोड़ा अध्ययन किया कि ये ड्रग सेफ्टी के बारे में कौन देखता है। तो एक इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, वो क्या करते हैं, जितने भी दवाइयाँ है मार्केट में उसके बारे में पूरा उसका स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड ले करता है, उसका जो इम्प्यूरिटीज कैसे टेस्ट करेंगे उसको ये करते हैं, और वो ऑटोनोमस बॉडी है, और उसके मुताबिक फूड ड्रग इंस्पेक्टर्स हुए या लैब्स हुए, उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हर ड्रग को टेस्ट करना चाहिए जो मार्केट में है। कुछ सेंटर वाले कुछ सैंपल लेते हैं, स्टेट वाले कुछ सैंपल लेते हैं, रैंडम सैंपल लेते हैं। पर जब ये दवाई ऑलरेडी यूरोप और अमेरिका में डिक्लेयर किया है कि हानिकारक है, तो हमारे गवर्नमेंट को तो ऐसे ही एक्शन लेना था। और फिर जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, वो एक पब्लिकेशन निकालता है, और जो लेटेस्ट एडिशन है उसका, वो पब्लिकेशन का कि हर ड्रग का क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसका कीमत 50,000 रुपए है। वो सोचिए अभी 50,000 रुपए कौन देगा और कौन खरीदेगा उसको। ये जो
ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ये तो एसेसिबल होना चाहिए कि दवाई का क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या सेफ्टी होना चाहिए। उसके लिए जो फार्माकोपिया 50,000 का क्यों है ये भी हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। छोड़िए ये सबको, पर जब पब्लिक सबको मालूम है, मीडिया में मालूम है कि ये ड्रग बैन है, ये ड्रग अभी भी मिल रहा है, तो ये मेरे को ये लगता है कि इससे हमको एक क्या संदेश मिलता है। हमको संदेश मिलता है कि यहाँ पे जो कानून है वो खाली कागज में ही है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ट्रैफिक रूल जैसे हो गए, ट्रैफिक रूल आप देखिएगा कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं रोज, 600 लोग हमारे देश में मर जाते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट से। अभी हमारे ये ड्रग से कितने लोग मर रहे हैं कुछ हिसाब है? बहुत लोग, शायद उससे भी ज्यादा लोग ऐसे मर रहे हैं और कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है। और हमारे जो ऑलरेडी जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है उसमें भी काफी ढीलापन था। कई बार ऐसे हुए हैं कि लोगों को जाने चली गई है, मरीजों की जाने चली गई है। सबसे अभी जैसे हम बात कर रहे थे कफ सिरप का, डाइइथाइल ग्लाइकोल, ये तो अभी 2022 में हुआ, कई सालों से चल रहा है हमारा। बीच बीच में कभी जम्मू में हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिसको कहते हैं कि लैंडमार्क केस है 1986 में जे हॉस्पिटल में 14 पेशेंट्स मर गए थे। कब ये डाइइथाइल ग्लाइकोल जो ग्लिसरीन था उसमें कंटेमिनेशन हो गया था, काफी जांच हुआ था, एक कमीशन बैठा गया था जिसका नाम था डॉक्टर एडवोकेट जज थे जो बख्तावर लेंटिन कमीशन बैठाया गया था। उन्होंने कईयों को दोषित पाया, ड्रग के जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया, कई डॉक्टर सस्पेंड हुए, जो हेल्थ मिनिस्टर था उनको भी शायद रिजाइन करना पड़ा। लेंटिन कमीशन रिपोर्ट 1986 में है और उन्होंने जो लिखा था कि ये काफी घिनौना एक आईना है, इससे पता चलता है कि कितना करप्शन है, कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कितना केयरलेसनेस है। और उन्होंने बोला ये बोलने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है पर ये कटु सत्य है, वो 1986 में बोला है। उसके बाद हमको सुधार होना चाहिए, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। और इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो लेंटिन कमीशन ने कुछ लोगों को दोषी पाए गए थे, उनके अगेंस्ट चार्जशीट हुए, उनके अगेंस्ट केस दर्ज किया 1990 में मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे था उस टाइम, बॉम्बे हाई कोर्ट में किया और केस अभी भी चल रहा है। अब सोचिए 1990 का केस कितने साल हो गए, 34 साल, 34 ईयर्स हो गए, अभी भी हियरिंग चल रहा है, अभी भी फैसला नहीं दिया। तो जितने उनमें से जो ये थे कल्प्रिट्स थे जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनमें उनकी उम्र अभी 70 से 90 साल के बीच में हो गई है जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और कुछ का देहांत हो गया, कुछ लोग देश छोड़ के चले गए। तो अभी ऐसे होगा तो फिर कोई भी मतलब फार्मा कंपनी को किसी प्रकार का ये नहीं रहेगा कि अपना वो धंधा कैसे भी कराएंगे। और एक तो कानून हमारा पेपर में ही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसके अलावा जो जुडिशरी है वो काफी लैक्स है। और अभी सबसे चिंता वाली बात है कि इसको ड्रग रेगुलेशन को टाइट करने की जगह इसको और लीनियंट बना दिया है। अभी आप लोगों को मालूम है कि नहीं, पता नहीं, पर 2022 या 22 में उन्होंने एक जन विश्वास बिल लाया है जो कि कई बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसमें फार्मा बिजनेस को भी इनकरेज करना चाहते हैं। बेशक आप इनकरेज करो पर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पर जन विश्वास बिल में एक ऐसा प्रोविजन है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग, NSQ ड्रग, अगर कोई ड्रग स्टैंडर्ड नहीं पाए जाते तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उसके लिए पनिशमेंट हो सकता है, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो अभी उन्होंने जन विश्वास बिल में एक ऐसा प्रोविजन ले आया है कि उसको कंपाउंड कर सकता है ऑफेंस को। इसका मतलब यह है कि उसको जेल जाने की जरूरत नहीं है, वो कुछ फाइन देके, पैसा देके उसका सेटलमेंट हो जाएगा। तो उसको अभी देखिए, अगर फार्मा कंपनी ऐसे दवाइयां बेचता है और करोड़ों करोड़ों रुपए का, बहुत बिलियन रुपए का फायदा करता है, उसके लिए फाइन क्या चीज है, कुछ भी फाइन दे सकता है। तो ये तो जीता जागता, ये आपको ये एक उदाहरण है कि ये एक ऊपर का नमूना है। इसका मतलब कई ऐसे ड्रग्स होंगे जो लो क्वालिटी के होंगे, जो हानिकारक होंगे, जबकि जो पूरे दुनिया में बड़े बड़े देशों में इसके बारे में मालूम है, इंडियन गवर्नमेंट को भी सतर्क किया गया है। वो दवाई अगर फ्रीली मिल रहा है तो आपको खुद ही सोचना चाहिए
कि कोई भी दवाई अननेसेसरी न ले। ये दवाई की भी जरूरत के ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। मैंने कहा कि हर प्रिस्क्रिप्शन के साथ कोई भी दवाई लेंगे इस टाइप का दवाई देते हैं कि इसमें एसिडिटी न, जरूरी नहीं है हर किसी को एसिडिटी हो। 100 में से एक मरीज को एसिडिटी होगा तो सबको देने की जरूरत नहीं है। तो हम तो नहीं लेते हैं, कई हम जब भी जाते हैं इसी ग्रुप के दवाइयाँ दिया जाते हैं। तो आपको भी सोच समझ के दवाइयाँ लेना चाहिए। थोड़ा इंडाइजेशन हुआ, ओवर ईटिंग किया, आपने रैनिटिडिन ले लिया। आप खाना कम खाइए। जैसे हमने पहले भी बताया था कि जापानीज लोग 80% पेट भर जाता है, खाना बंद कर देते हैं। ज्यादा खाएंगे तो ओवरफ्लो होगा, और ओवरफ्लो होगा तो फिर आप ये खाएंगे और इससे फिर दूसरी बीमारी का खतरा है। तो आज का हमारा यही संदेश है कि हमको हर चीज में अभी सतर्क रहना पड़ेगा। मेडिकेशन में अमेरिका में इट इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। हमारे देश में शायद हिसाब ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कोई पता ही नहीं चल रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, कोई फार्माकोविजिलेंस भी नहीं है। तो आज का हमारा